हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने प्लास्टिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और प्लास्टिक के उपयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वहाँ पर हमने देखा था कि प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य देखभाल में और अग्निसह प्लास्टिक के रूप में, टेफ्लॉन के रूप में और भोजन पकाने वाले विशिष्ट पात्रों में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था पर्यावरण और प्लास्टिक का संबंध, यानी प्लास्टिक किस प्रकार पर्यावरण के लिए हानिकारक है, किस प्रकार हानिकारक प्रभाव डालती है। तो वहां पर हमने पदार्थों के निस्तारण या निपटान के आधार पर देखा था कि पदार्थ दो प्रकार के थे, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। उसके बाद में हमने जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के कुछ उदाहरण देखे थे सारणी के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं हम कि प्लास्टिक से जुड़े हुए कुछ और तथ्य या हमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। जैसे प्लास्टिक के बारे में हम बात करें तो प्लास्टिक क्या है, अपघटित होने में कई वर्ष लेता है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, यानी कई वर्ष तक पड़ा रहने के बाद भी प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है और इसीलिए यह क्या है, पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसीलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है। कैसे नहीं है हितैषी? हितैषी का मतलब होता है हित चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला, लेकिन ये पर्यावरण का अच्छा चाहने वाला नहीं है क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। पर्यावरण हितैषी क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, इसीलिए ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। इससे बचने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हम क्या करें? से बचने के लिए क्या करें? पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला तो यह है कि पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के लिए प्लास्टिक का उपयोग या तो प्लास्टिक का उपयोग करें ही नहीं, और अगर प्लास्टिक का उपयोग करें तो बहुत कम मात्रा में। पहला हो जाएगा कि प्लास्टिक के उपयोग से बचें। पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करें? हम प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें और इस प्लास्टिक की जगह हम कपास या जूट से बने थैले का उपयोग करें। प्लास्टिक या जूट के थैले से कपास या जूट से बने थैले का उपयोग करें। अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम होगा तो प्लास्टिक जो है अपशिष्ट के रूप में भी कम होगी, और अपशिष्ट कम होगा तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इस प्रकार हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, जब बहुत ज़रूरी हो तब ही उपयोग करें, और कपास और जूट से बने थैले का उपयोग हम करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एक सिद्धांत भी होता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें
यह सिद्धांत अपनाना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में तो ये था 3R सिद्धांत, फिर हो गया 4R सिद्धांत, और वर्तमान समय में कक्षा 8 की जो NCERT सिलेबस की जो विज्ञान की बुक है उसमें इसे 5R सिद्धांत का नाम दे दिया गया है। 5R सिद्धांत का नाम दिया है। तो ये 5R सिद्धांत क्या है, इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जब 3R था तो प्रश्न पूछा जाता था 3R सिद्धांत क्या है, 4R था तो 4R सिद्धांत क्या है, और अब आ गया 5R तो प्रश्न 100% पूछा जाएगा 5R सिद्धांत क्या है, या एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमें पर्यावरण के हित के रूप में क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण के हित के रूप में हम और क्या कर सकते हैं वो, और उसी के आंसर में हमें 5R सिद्धांत भी लिखना होगा कि 5R सिद्धांत क्या है। तो 5R का मतलब क्या हो गया, 5 बार R हम लिखेंगे। फाइव आर का मतलब यही है भाई, 5 बार R। अब इनका मतलब क्या है, इनका कोई मीनिंग है क्या? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पहला जो होता है उसकी तो बनती है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है उपयोग कम करना। सबसे पहला जो आर है रिड्यूस, उपयोग कम करना। दूसरे का होता है रीयूज, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। तीसरे नंबर पे जो आर है उसका होता है रीसाइकिल। रीसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण करना या पुनः चक्रित करना। पुनः चक्रित करना। चौथे नंबर पे जो आर है उसका मतलब होता है रिकवर। रिकवर, रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। और लास्ट में जो पांचवा आर है जो इसी वर्ष नया जुड़ा है, तो उसका मतलब होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है, उपयोग ना करना। उपयोग ना करना। इस प्रकार ये जो 5R सिद्धांत है ये हमें देखो किसके लिए बना है, ये विशेषकर प्लास्टिक के लिए ही है। लेकिन प्लास्टिक के साथ साथ ऐसे पदार्थ जो अपशिष्ट के रूप में, जब अवशेष के रूप में जब बचते हैं तो पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं होते हैं, पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो उन पदार्थों के उपयोग से संबंधित हमें एक जिम्मेदार नागरिक मानते हुए ये 5R सिद्धांत दिया गया है। तो 5R सिद्धांत है क्या, इसके बारे में लिख चुका हूं मैं, एक बार और समझिए। देखिए जब 3R था तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल तीन ही थे कि उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रित करना। 4R था तो इसमें रिकवर जुड़ गया, और अब 5R आ गया तो रिफ्यूज जुड़ गया। यानी हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखने हैं ये पांचों आर जो हैं इनकी फुल फॉर्म या इनकी फुल मीनिंग क्या है। तो रिड्यूस का मतलब होता है उपयोग कम करना, यानी ऐसे पदार्थ जो प्लास्टिक जैसे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं तो उनका हम उपयोग कम करें, बिल्कुल कम उपयोग करें। और दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग करें।
एक बार उसका उपयोग करने के बाद में पुनः उसको साफ करके और फिर उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि वो अपशिष्ट के रूप में नहीं जाएगा और हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर नहीं डालेगा। इसके बाद में रिसाइकल, पुनः चक्रित करना। पुनः चक्रित का मतलब है कि बार बार, जितनी बार हो सके, एक बार काम में ले, फिर उसको दूसरे काम में ले, फिर दूसरे काम में ले, ऐसे उसको बार बार चक्रित करते रहें, प्रक्रम चलता रहे कि उपयोग में लेते रहें, वो फिर अपशिष्ट बनता रहे, फिर उसको उपयोग में लेते रहें। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। जैसे किसी भी ऐसे पदार्थ का हम उपयोग करते हैं और वो अपशिष्ट हो गया, तो उस अपशिष्ट से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपशिष्ट हो गया और उसको फेंक दें। इसके बाद में आता है रिफ्यूज, तो उपयोग ना करें। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उपयोग करो ही मत, नहीं। उपयोग ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें हमें प्लास्टिक की उपयोग की आवश्यकता नहीं हो। प्रत्येक कार्य में प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, थैला नहीं ले गए, अगर जूट का थैला या कपास का थैला लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो थैला नहीं ले गए, हमारे पास में कोई थैला नहीं है सामान लाने के लिए, तो मार्केट का जो सामान होगा वो पॉलीथीन में पैक आएगा। और पॉलीथीन क्या है? प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक फिर अपशिष्ट के रूप में जाएगा और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव डालेगा पर्यावरण के ऊपर, और पर्यावरण के लिए ये हितैषी साबित नहीं होगा। इसलिए पुनः उपयोग ना करने का मतलब है कि जितना कम हो उतना कम उपयोग करें। यानी अगर जरूरी हो गया है कि अब तो करना ही पड़ेगा उपयोग, उस स्थिति में उपयोग करें। और जब जरूरी नहीं हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं है। इस प्रकार संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला हमारा जो अध्याय है, हमारा चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आप लोगों को हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा तो उसमें इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात आपको बता देता हूं कि जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक तो है बहुलक। बहुलक से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। या तो इसका अर्थ पूछ लेता है या इसकी परिभाषा पूछ लेता है। तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। जो अर्थ है उसी को हम परिभाषा में लिख देते हैं। अर्थ क्या है? बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का मतलब होता है इकाइयाँ। तो वह पदार्थ जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है बहुलक कहलाता है। ये हो गई बहुलक की परिभाषा। इसके बाद में कुछ संश्लेषित रेशों के नाम हैं, तो उनको आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से संश्लेषित रेशे महत्वपूर्ण हैं और उनका उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है प्लास्टिक की परिभाषा और प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकारों में से 100% प्रश्न पूछा ही जाता है कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है और इसके दो प्रकार हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। नाम से परिभाषा कैसे याद रखनी है नाम से आप इन प्लास्टिक का विवरण कैसे लिख सकते हो, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। वहां पर आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक हैं, उनको जाके देख लीजिए। अगर मान लो आपको लिंक शो नहीं करे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में NCERT क्लास 8th साइंस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, तो उस फोल्डर में जाओगे जैसे ही तो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे वीडियो डले हुए हैं। वहां से आप लोग ये जो चैप्टर है हमारा 3 इसको आसानी से देख सकते हो, और नहीं देखे हो तो जरूर देखना, तभी ये जो तथ्य हैं वो अच्छी तरह समझ में आएंगे। बात कर रहे थे प्लास्टिक के प्रकारों की। तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का क्या होता है कि जैसे हम एक बार गर्म कर लें, उससे कोई बर्तन बना ले, पात्र बना ले, फिर उसको दोबारा पिघला के और नया पात्र बनाया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर हम एक बार किसी भी सांचे में डाल देंगे तो वह उसी सांचे में रहेगी, उसको गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता।
हम उसको जितना गर्म करेंगे उतना ही वो क्या होगी, कठोर होगी। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थर्मोप्लास्टिक तो क्या होता है, मुलायम होता है, और उसको एक बार सांचे में ढालने के बाद में उसको पिघलाकर दूसरे सांचे में ढाला जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको हम एक बार सांचे में ढालने के बाद में दूसरे सांचे में नहीं ढाल सकते, या दूसरे बर्तन उससे नहीं बनाए जा सकते, या उसको नहीं पिघलाया जा सकता। इनके उदाहरणों में जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का था बेकेलाइट और मेलामाइन। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बेकेलाइट के उपयोग लिखिए, मेलामाइन के उपयोग लिखिए। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे बर्तनों के, रसोई के जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में, लाइट के बोर्ड बनाने में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम यही कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी बताएं, ताकि उनको भी इस विपरीत परिस्थिति वाले समय में, कोरोना जैसी महामारी के समय में, उनको भी बिना विद्यालय गए इस अध्ययन सामग्री का लाभ मिल सके। तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पर दी हुई अध्ययन सामग्री जो आप लोगों को मैंने उपलब्ध करवाई है वो अगर आप लोगों के लिए अच्छी साबित होती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको दबा के, और ऊपर ही ऊपर वाला जो ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से ऊपर ही ऊपर रहेगा ALL ऑल, तो उस पर जरूर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने का फायदा क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन और ऑल पर क्लिक करने का फायदा क्या है मैं बताता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी उस वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप देखो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। कोई सा भी वीडियो हो उसको जब तक पूरा नहीं देखोगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारांश जो निकलता है वो वीडियो के अंतिम 5 से 10 मिनट में ही निकलता है चैप्टर का। तो इसी के साथ संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला जो अपना चैप्टर है उसको हम करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.